हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे साइंस सेक्शन से, जो कि आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या हमारा 1 है वो कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा दिया है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय और बीज। ठीक है, तो जो हमारा फूल का जो भाग है वो फल में बदलता है। हालांकि फूल के से इससे पहले वाले वीडियो में वीडियो 5 में डाला हूँ कि जो हमारा फूल है, फूल का 4 भाग होता है मेन। और जो 4 भाग, जिस फूल में 4 भाग होते हैं, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, अंकुड़ी, पंखुड़ी, ये पूर्ण फूल कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं बताया था कि जो पुंकेसर होते हैं वो क्या होता है, फूल का नर भाग होता है, और जो स्त्रीकेसर होता है फूल का मादा भाग होता है। ठीक है, तो इसमें जो अंडाशय है, ठीक है, और बीज को तो पता ही है क्या होता है, जो अंडाशय से ही क्या होता है, बीज तैयार होता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कर पराग कोश में क्या होते हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। ठीक है, तो जो पराग कोश में होते हैं वो हमारा परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी से क्या होता है, हमारा परागकोश तैयार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, पपीता, सरसों, गुड़हल, कोई नहीं। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है हमारा क्या है, वो हमारा पपीता है, एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 जो हमारा है, प्रश्न संख्या 4 है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चूंकि मैं इससे पहले भी बात कर लिया हूँ कि जो वृषण है, वृषण 2 पाए जाते हैं हमारे शरीर में, और इसी वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण किस में होगा, तो वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, ये सभी। चूंकि ये गर्भाशय क्या होता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है, और जो अंडाशय ये भी क्या होता है, स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय तैयार होता है। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा वृषण। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, जो वृषण में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन स्त्री में क्या होता है, 22 जोड़ा क्या क्या होता है, तो x गुण सूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं, स्त्री में जो है कितना, 22 जोड़ा गुण सूत्र क्या हो जाता है, ये एक समान होते हैं, यानी कि x। ठीक है, कुल मिलाकर कितना जोड़ा होता है, तो गुण सूत्र जो होता है 23 जोड़ा गुण सूत्र होता है। और ये 23 गुण सूत्र में स्त्री और पुरुष में दोनों जो होता है 22 जोड़ा, दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में सेम पाया जाता है, माने एक जैसा पाया जाता है, x। ठीक है, एक ही जोड़ा क्या होता है, सिर्फ डिफरेंट होता है XY का, वो भी मादा में होता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, यानी कि जो हमारा स्त्री में है वो पूर्ण गुण सूत्र पाया जाता है, यानी कि गुण सूत्र जो होता है वो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, स्त्री में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ए में दिया है तना, बी में दिया है जड़, सी में दिया है पुष्प, और डी में दिया है फल। तो पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प क्या होता है, पुष्प में पाए जाते हैं जनन अंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, ए में दे रहा है केचुआ, बी में दे रहा है कुत्ता, सी में दे रहा है बिल्ली, डी में दे रहा है बकरी। ठीक है, तो जो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है वो क्या है, सही उत्तर केचुआ है। ठीक है, ये उभयलिंगी जंतु का एक
उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं। ठीक है, ए में दे रहा है डीएनए, बी में दे रहा है गुणसूत्र, सी में दे रहा है जीन, डी में दे रहा है हरित लवक। तो जो कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ है वो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, चमगादड़ और पक्षी दोनों दे रहा है। ये कह रहा है कि किस अंग का उदाहरण है। ए में दे रहा है समरूप, बी में दे रहा है समजात, सी में दे रहा है समृद्ध और डी में दे रहा है जीवाश्म। तो जो चमगादड़ एवं पक्षी क्या हो जाएगा, इसका हमारा उत्तर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि समरूप जो दिया है समरूप पंख के, ठीक है, ये समरूप पंख एक जैसे पंख पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चमगादड़ और पक्षी को एक जैसे समरूप अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, ए में दे रहा है चार्ल्स डार्विन, बी में दे रहा है रॉबर्ट हुक, सी में दे रहा है जेसी बोस, डी में दे रहा है मेंडल। ठीक है, तो जो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा क्या किया गया था, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया गया था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है हमारा आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दे रहा है मेंडल, डी में दे रहा है, बी में दे रहा है डार्विन, सी में दे रहा है अरस्तु, डी में दे रहा है हेल्डेन। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकी का पिता जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसीलिए हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। मतलब कि न्यूक्लियस शब्द है वो किसने रखा था। न्यूक्लियस शब्द ए में दे रहा है रॉबर्ट ब्राउन, बी में दे रहा है रॉबर्ट हुक, सी में दे रहा है प्लाट, डी में दे रहा है रिचर्ड। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द की उत्पत्ति की थी। मतलब न्यूक्लियस शब्द कहा था कि ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है, कण है, न्यूक्लियस है। ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ए में दे रहा है उत्पादक, बी में दे रहा है अपघटक, सी में दे रहा है उपभोक्ता, डी में दे रहा है आहार श्रृंखला। ठीक है, तो जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होता है, हरे पौधे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अपघटक के बारे में बता दूं, अपघटक जो है जो क्या कहते हैं, जो जीव को क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं। मतलब कि जैसे कवक है वो क्या करता है, जीवाणु है वो क्या करता है, और कोई चीज़ थी मर गया तो जो मृत जीव क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। मतलब उसको उसका खत्म करना उनका क्या कहलाता है, अपघटक कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता, ठीक है, आहार श्रृंखला। तो जो हमारा हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। माने जो जीव मर जाते हैं उसको पचाने का काम कौन सा करता है। ए में दे रहा है उत्पादक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हरे पौधे जो होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं, तो मरे हुए होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, एक से ज़्यादा का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो वो तो हरे होते हैं, तो यहाँ तो हम लोगों ने उत्पादक पढ़ा था। ठीक है, और मृत यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मृत शरीर यानी जो मर जाता है। ठीक है, जो जीव मर जाता है उसका क्या करते हैं, खात्मा करते हैं, उसको खा करके पचाने का काम करते हैं, उसको अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो मृत शरीर को पचाने वाले जीव क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ठीक है, और स्वपोषी पता ही है आपको कि वैसे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा 14 का सही उत्तर जो क्या हो जाएगा, अपघटक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की ओर। कराए निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी आहार श्रृंखला निर्माण कौन करता है, कराए घास, गेहूं, आम। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो उत्पादक होता है, उत्पादक पे कोई और निर्भर होता है, और जो कोई और निर्भर होता है उस पर किसी और को डिपेंडेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। ठीक है, यानी कि जैसे घास हुआ, घास को कोई दूसरा जीव खा जाएगा, फिर दूसरे जीव को कोई तीसरा जीव खा जाएगा, वो क्या कहलाता है, आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें घास, गेहूं, आम दिया है। ठीक है, तो घास को तो गेहूं खाएगा नहीं और गेहूं को तो आम खाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर नहीं होगा।
बी नंबर बढ़ते हैं, घास है, घास को कौन खाएगा, घास को बकरी खाएगी, बकरी के बाद उसको मानव क्या करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है, या तो वो मांस के रूप में या तो अन्य दूसरे किसी पदार्थ पे, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और बकरी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, ठीक है। यानी कि जो चिपको आंदोलन था, जो कि चिपको आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों को गले लगा लेते थे ताकि लोग उसको काटे नहीं, उससे क्या हो सके, बचाया जा सके, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। मिट्टी को चिपको आंदोलन के अंतर्गत क्या है, तो वृक्ष से लिपट जाना, वृक्ष को बचाना, वृक्ष को संरक्षित करना, ये उद्देश्य था। तो देखते हैं क्या उत्तर दिया है। ए मिट्टी को बचाना था, वृक्षों को बचाना था, जल को बचाना था कि बिजली को बचाना था। तो हमारा इससे तो हमारा पता चल जाता है कि हमारा जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, वृक्षों को बचाना, संरक्षित करना, ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो होती है वो किसी कारण, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। एक हमारा दे रहा है CO2, एक दे रहा है SO2, एक दे रहा है CO, एक दे रहा है Cl2, ठीक है। तो जो अम्ल वर्षा होती है, चूंकि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे वातावरण में ये भी मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक प्रकार का SO2 क्या है, एक प्रकार का गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और C कैल्शियम ऑक्साइड, C क्लोरीन, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल वर्षा का जो कारण है वो SO2 है। चूँकि अम्ल वर्षा जो होता है ये बहुत ही एक तरह से एसिड रेन इसको बोल सकते हैं। एसिड मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो क्या होता है अगर किसी चीज़ पे पड़े तो क्या कर सकता है, हानि के सिवाय वो लाभदायक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो वो उस तरह से क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो उसमें कौन होता है, SO2 गैस होता है, ठीक है। इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, क्या कह रहा है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ए में दे रहा है हाइड्रोजन, बी में दे रहा है नाइट्रोजन, सी में दे रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी में दे रहा है मीथेन, ठीक है। तो जो हमारा ओजोन परत जो है ये क्या करती है, हमारे जो पारावैगनी जो किरणें हैं, पारावैगनी किरणों को नीचे नहीं आने देती। यानी हम अगर पारावैगनी किरणें अगर हमारे ऊपर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, उससे अनेक प्रकार के क्या होंगे, बीमारी होने का डर है, ठीक है। तो ये ओजोन परत क्या करती है, उसको रोकने का काम करते हैं पारावैगनी किरणों को। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि ओजोन परत में क्या हो गया है, छेद का जो मेन उत्तरदायी जो कारण है वो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर से, यानी जो फ्रिज से निकलता है, ठीक है, गैस, वो क्या होता है, जो फ्रिज में जो गैस भरा जाता है, रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरा जाता है वो क्या होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। और वही गैस क्या होता है, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या दे रहा है, जैसे कि वायु दे रहा है, बी में मृदा दे रहा है, सी में जल दे रहा है, डी में जीवधारी दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे कौन संसाधन नहीं है, क्योंकि वायु क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है, ये क्या है, बेतहासा है हमारे पास, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। डी सी में जल, ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। और डी क्या दे रहा है, डी जीवधारू, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसीलिए हमारा क्या उत्तर सही हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, संसाधन नहीं है कह रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर नंबर डी सही उत्तर होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ जल का pH है, ठीक है। एक और वीडियो में pH के बारे में मैंने बात किया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार उस वीडियो को भी। ऐसे में इसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें एक में दे रहा है, ए में दे रहा है 7, बी में दे रहा है ग्रेटर देन 7, ए में दे रहा है लेस देन 7, डी में दे रहा है 0। ध्यान रखेंगे हमारा जो स्वच्छ जल का pH मान होता है वो 7 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। पर्यावरण दिवस किस दिन माना जाता है, ठीक है। 8 अक्टूबर को, 5 जून को, 17 नवंबर को कि 1 मई को। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में माना जाता है, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने कवर किया साइंस सेक्शन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर के 21 तक, ठीक है। तो हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे साइंस का, ठीक है। तब तक इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो सही जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।